वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉक टेस्ट 13 है। जैसा कि हम रोजाना करते हैं एक मॉक टेस्ट, तो आज जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट 13 है। मॉक टेस्ट 13 में वही हमारे मैथ के 25 क्वेश्चन हैं जो एनडीए इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी के लिए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 13 को। तो जो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया कि इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी व्हिच वर्टिसेस, क्या बताना है भाई, इन सेंटर। तो देखो वैसे आपको पता है कि इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा किसका, एंगल बाइसेक्टर का, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, ए बी ए ओ बी ओ एंड सी ओ आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या भाई, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ओ इज इन सेंटर, क्या कहलाएगा, इन सेंटर। तो जो फॉर्मूला होगा वो सेम सेंट्रोइड वाला ही होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो क्या होगा देखो, 1 प्लस 0 प्लस 2 बटे 3, 3 बटे 3 1, कितना हो गया 1। y क्या होगा, √3 प्लस 0 प्लस 0 बटे 3 1 बटे √3। z बराबर क्या होगा, y और z। तो x और y हो गए, तो जो इन सेंटर हमारे बने वो क्या हो गया, 1 और 1 बटे √3। किसमें, एक केवल 2 डायमेंशन में है। अगर 3 डायमेंशन में होता तो z क्या होता, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो जो हमारा ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन हो गया भाई डी। ऑप्शन क्या हो गया, डी। देखो इन सेंटर सेम सेंट्रोइड फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 हमने पुट किया, और 1 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 3 1 बाई √3। तो ऑप्शन शायद डी है, ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लाइन दी गई है, उनके बीच हमें क्या निकालना है, एंगल। तो जो पहली लाइन है वो क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंड लाइन √3x प्लस √2y इज इक्वल टू 2। तो एंगल बिटवीन लाइंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan थीटा m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो √3y इज इक्वल टू 1 माइनस √2x, y इज इक्वल टू 1 बाई √3 और माइनस √3 बाई 2 बाई 3x। तो जो ये x का इंटरसेप्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्लोप। इसको हम मानते हैं m1। इसी प्रकार यहां से √2y इज इक्वल टू 2 माइनस √3x, y इज इक्वल टू 2 माइनस √3 बाई 2x। तो ये जो है ये होगा हमारा m2 स्लोप सेकंड लाइन का। अब वैल्यू पुट करते हैं, m1 माइनस 2y3 अंडर द रूट m2 माइनस माइनस प्लस 3/2 अपॉन 1 जमा m1 m2। तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस √3 2/3 3/2। जब हम एलसीएम लेंगे तो देखो यहां पर तो कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया भाई, ठीक है। और यहां से एलसीएम 2 दिया,
कितना हो गया √6, √2 गुणा √2 -2, √3 गुणा √3 3, कितना हो गया 3 में से 2 गया 1, 1/2 √6, कितना हो गया 1/2 √6। अब जो tan थीटा है वो कितना हो गया 1/2 √6, तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स 1/2 √6। देखो फिर से बताता हूं, हमें एंगल बिटवीन लाइन निकालना था, तो जो मेन रिजल्ट है वो ये है tan थीटा m1 - m2 बटे 1 + m1 m2। हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके हमने स्लोप निकाला y mx + c, x का कोफिशिएंट क्या होता है स्लोप। इसी प्रकार सेकंड लाइन को भी स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट किया, x का जो कोफिशिएंट है x के साथ वो क्या होगा स्लोप। वैल्यू पुट की तो हमारा 1/2 √6 और थीटा tan इनवर्स 1/2 √6। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ध्यान से देखें, आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर बना है वो क्या है थीटा tan इनवर्स 1/2 √6, जो शायद ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक फंक्शन दिया गया है। क्या दिया गया भाई फंक्शन दिया गया है। तो देखो फंक्शन क्या है x² - 5x + 6। फंक्शन क्या है x² - 5x + 6। तो जो फंक्शन दिया गया है वो हमारा है x² - 5x + 6। तो इसके मैं फैक्टर करता हूं, फैक्टर बनते हैं x - 2 x - 3। अब देखो हमें अब डैश 4 निकालना है। तो देखो अगर मैं एट x = 4 देखता हूं तो फंक्शन क्या होगा, यहां पर x को 4 मानने पर जो रिजल्ट आएगा वो ये फंक्शन का भी पॉजिटिव आएगा और इस फंक्शन का भी पॉजिटिव आएगा, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव। तो फंक्शन हमारा होगा भाई x² - 5x + 6। अब हम क्या करते हैं डेरिवेटिव, क्या होगा 2x - 5, x² का 2x, 5x का 5 और 6 का 0। और हमें निकालना था f'4। 4 को पुट करने पर 2 चौके 8 -5 आंसर आ गया भाई 3। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। देखो फंक्शन का फैक्टर किया, जब मैंने 4 पर चेक किया तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो फंक्शन होगा x² - 5x + 6। डेरिवेटिव किया, वैल्यू 4 पुट की तो आंसर आ गया 3। ये हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन था। सेकंड का एट x = हमें क्या फाइंड आउट करना है 2.5 पर फंक्शन क्या होगा। जब मैं इस फंक्शन में 2.5 रखूंगा x - 2 में तो ये तो होगा पॉजिटिव और ये क्या होगा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव। फंक्शन क्या होगा भाई नेगेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा फंक्शन आएगा नेगेटिव और इसको मैं लिख सकता हूं -x² + 5x - 6। अब देखो डेरिवेटिव करते हैं। नाउ f' क्या आएगा -2x + 5 और f"x का मतलब है अगेन डेरिवेटिव, क्या आता है -2। तो आप किसी भी पॉइंट पर चेक करें f'" 2.5 आता है -2। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट का आंसर 3 था, सेकंड का आंसर -2। तो सेकंड देखकर फिर से 2.5 पर ये चेक किया पॉजिटिव, ये चेक किया नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। तो -x² + 5x - 6, फर्स्ट डेरिवेटिव -2x + 5, सेकंड डेरिवेटिव -2x। तो आंसर हो गया 3 फर्स्ट का और -2 सेकंड का। जो ऑप्शन है फर्स्ट का ऑप्शन हो सकता है सी और सेकंड का ऑप्शन हो सकता है बी आया है।
बी का क्या है, सेकंड का बी। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, सभी के पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज होगी। अगर किसी बच्चे के पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, if f(x) is equal to greatest integer function x and gx is equal to modulus x। तो देखो हमें f ऑफ g क्या निकालना है, g ओ f माइनस 5/3। तो पहले निकालते हैं g ऑफ fx। तो ओ की नाम की ब्रैकेट पहले बता चुका हूं, रिलेशन एंड फंक्शन में किया था। जी ओ एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, मॉडुलस इंटीजर फंक्शन x। और अब इसको हम g फंक्शन में रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। हमने फाइंड आउट किया जी ओ एफ माइनस 5/3। ठीक है, तो माइनस 5/3 रखो, माइनस 5/3 को लिख सकता हूं मैं 1.66। तो आपको पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा राइट लेफ्ट साइड जाते हैं -2, तो ये आ गया 2। ठीक है, क्या आ गया 2। अब हमने निकाला जी ओ एफ। सिमिलरली जब हम एफ ऑफ जी निकालेंगे, सिमिलरली एफ ऑफ जी एक्स, वो हमारा क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन x इनटू द इंटीजर फंक्शन। अब हम f ऑफ g वैल्यू फाइंड आउट करेंगे -5/3 की। मैं वैल्यू रखता हूं -1.66। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। क्या हो जाएगी वैल्यू, पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस से वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। अब देखो मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या आएगा 1। अब दोनों को क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे जी ओ एफ -5/3 माइनस एफ ऑफ जी -5/3। तो ये वैल्यू तो आई थी हमारी 2, ये आई थी 1, तो हमारा आंसर आ गया 1। आप ध्यान से देखेंगे, पहले हमने जी ओ एफ निकाला, वैल्यू पुट की, तो हमेशा राइट लेफ्ट साइड जाता है। -1.66 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 2। सिमिलरली आप जी फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू पुट रखेंगे 1, सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 - 1, आंसर आ गया भाई 1। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन है भाई सी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन बनता है वो सी बनता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसी डायरेक्शन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, f ऑफ f -9/5 प्लस g ओ g -2। तो पहले हम निकालेंगे f ऑफ f। तो देखो f ऑफ f देखते हैं, f ऑफ fx क्या होगा, f ऑफ fx फंक्शन, f ऑफ fx फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसको f फंक्शन में ही रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। और हमें क्या रखना है, हमें रखना है -9/5। तो रखो -9/5 का जो मतलब है वो क्या है, -1.8। जब मैं लेफ्ट साइड जाता हूं तो क्या आएगा, -2, और फिर लेफ्ट साइड जाता हूं तो -3। क्या आएगा, -2 और -3, क्या आएगा, -3। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, क्या आएगा, -2 और -3। ठीक है,
चलो एक बार ही काउंट होता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, -2 ही आएगा, कोई भी -3 नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड गए -2 आ गया, ठीक है। तो -2 आने के बाद ग्रेटेस्ट -2 ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट नहीं है तो लेफ्ट में -2 ही होगा यहाँ पर। तो क्या आएगा, -2, ठीक है। अब इसी प्रकार जी निकालेंगे, तो आपको पता है सिमिलरली वो क्या होगा, मॉडुलस x इंटू मॉडुलस x। मॉडुलस x के अंदर मॉडुलस x वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 माइनस का, जी -2 रखो, -2 जब हमने रखा तो हमारा रिजल्ट आता है 2। अब हमें दोनों को क्या करना था, ऐड करना था। क्या करना था भाई, दोनों को ऐड करना था। तो दोनों को ऐड करेंगे, f ऑफ f -9/5 प्लस g ऑफ g -2। एक तो आया था रिजल्ट -2, एक रिजल्ट +2, आंसर आ गया 0। देखो f ऑफ f निकाला, -9/5 रखा हमने, कितना आता है -1.8, तो रिजल्ट आ गया -2, ठीक है। जब मैं लेफ्ट साइड जाता हूं तो क्या होगा, -1.8 का कितना होगा भाई, लेफ्ट साइड जाना है -1.8 का, तो -1.8 का हो गया -1, कितना हो गया -1। स्टार्टिंग में -1 आएगा और फिर -1 को फिर से लेफ्ट साइड ले जाता हूं तो -2। अब मॉडुलस g ऑफ g निकाला, मॉडुलस x इंटू मॉडुलस x, 2 आ गया, दोनों का ऐड करते हैं तो आंसर आ गया 0। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है, ठीक है, ए बी सी डी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया गया, एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, उसके हमें सॉल्यूशन बताने हैं। मैनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ए मैट्रिक्स में मानता हूं, लेट, हमने +2 क्लास में मैट्रिक्स पढ़ा था, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने माना लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 3 5 5 9, जो x y z के कोफिशिएंट है। फिर मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करता हूं, 9 - 15, ठीक है। क्या फाइंड आउट करता हूं, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करता हूं, 1 9 - 15 प्लस बीच वाला -2 18 - 15 प्लस 3 इंटू 10 - 5। तो जो डिटरमिनेंट आता है वो -6 और +15, 3 आता है जो 0 के बराबर नहीं है। तो जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और केवल यही बात पूछी गई थी कि मैनी सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जो पासिंग थ्रू पॉइंट 3 -2 एंड -2 0 एंड हैविंग सेंटर ऑन लाइन। तो देखो जब हम +1 क्लास की तरह सब्जेक्टिव से करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा कम से कम 10 मिनट लेगा। तो हम उसकी बजाय यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल की इन चारों ऑप्शन में से जो भी इक्वेशन होगी वो इन दोनों पॉइंट को क्या करेगी, स्पेसिफाइड करेगी, संतुष्ट करेगी। तो मैं पहला पॉइंट चेक करता हूं, ऑप्शन ए में 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, 3 3 9 +2 नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। जब मैं इन पॉइंट को रखूंगा तो 0 बराबर है
जीरो हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? जीरो। तो मैंने बताया कि पॉइंट स्पेसिफाइड करना चाहिए, तो ए ऑप्शन को नहीं करता, बी चेक करता हूं। 9 और 4, 3 3 9, 12 दूनी 24 प्लस 2, तो देखो 3 3 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 12 दूनी 3 3 9 और 12 दूनी 24, तो 9 और 4 13 और 9 22 और 2 24, जीरो आ जाता है। ठीक है, तो जीरो बराबर क्या आ जाता है? जीरो। जीरो बराबर जीरो आ जाता है, तो ऑप्शन में भी हो सकता है, क्योंकि अभी एक ही पॉइंट को स्पेसिफाइड किया भाई, केवल एक पॉइंट को स्पेसिफाई किया है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। -2 का स्क्वायर 4, जीरो का जीरो, -2 को रखने पर -6, जीरो रखने पर जीरो, प्लस 2, सेकंड पॉइंट को भी स्पेसिफाइड करता है, तो बी ऑप्शन में भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। देखो जो ऑप्शन सी है वो न तो पहले पॉइंट को स्पेसिफाइड करेगा, न दूसरे को पहले को ही नहीं करता, तो गलत हो गया। ये भी नहीं करता, तो केवल ऑप्शन बी हमारा आंसर है, जो दोनों पॉइंट को स्पेसिफाई करता है। और ए सी डी में से कौन सा भी ऑप्शन किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई नहीं करता, तो इसलिए बी हमारा आंसर होगा। देखो उस तरीके से जरा हम करते +1 क्लास की तरह, तो हमारा टॉपिक वहां पर लेंथी भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। इससे हमारे स्ट्रेट लाइन के और सर्कल के और ज्यादातर इलिप्स के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इक्वेशन होगी तो वो पासिंग पॉइंट को स्पेसिफाइड करेगी। अगला जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 13 से, वो क्वेश्चन नंबर में 6 लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसका ए वर्टिसिस तो दिया गया है 1 1, और जो दो बी वर्टिसिस और सी वर्टिसिस हैं, तो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो -1 2 है, और बी सी का मिड पॉइंट जो है वो 3 2 है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई? सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सेंट्रोइड। तो इसको मैं मानता हूं एक बार x2 और y2, इसको मानता हूं मैं x3 y3 बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है? सॉरी AB -1, तो x1 + x2 1 + x2/2, और x2 बराबर क्या होगा? -3। क्या होगा? -3। और y बराबर है 2 बराबर है y1 + y2/2, तो y2 क्या होगा? +3। क्या होगा? -3 + 3। इसी प्रकार मिड पॉइंट ऑफ AC देखते हैं, क्या है? 3, तो इसका जो x1 है वो 1 और x2 जो है वो 3/2, तो 3 दूनी 6 -1 क्या आएगा? 5। इसी प्रकार y बराबर है 2, 1 + y3/2, तो y3 जो होगा वो क्या होगा? 3। क्या होगा? 3। ठीक है, क्या होगा भाई? 3। अब देखो, अब हमारे पास क्या आ गए? 5 और 3। अब तीनों वर्टिसेस हमारे पास हैं। सेंट्रोइड देखते हैं। सेंट्रोइड का क्या था? x1 + x2 + x3/3, तो क्या होगा? -1 -3 + 5/3, 5 और 1 6, 6 में से 3 गया, 3 3/3 1। इसी प्रकार y 1 + 3 + 3, 3 3 6 और 1 7/3, तो जो सेंट्रोइड आते हैं वो क्या आते हैं? 1 और 7/3। क्या आते हैं? 1 और 7/3, जो शायद ऑप्शन आपका होगा डी। देखो पहले मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके मैंने x2 y2 निकाले, x3 y3, उसके बाद सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज किया, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है मॉक टेस्ट 13 से।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, दो सर्कल दिए गए हैं, उनकी इक्वेशन दी गई है, कहता है कि दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो आपको पता है कि कंडीशन क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स एंड सम ऑफ रेडियस। ठीक है, क्या होता है, सम ऑफ रेडियस। ये कंडीशन होती है जब कोई सर्कल अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो, ठीक है, क्या होती है, सम ऑफ रेडियस। तो पहले हम यहां से सेंटर निकालता हूं, तो इसके सेंटर तो क्या है 0 0, इसके सेंटर निकालता हूं तो हमारी इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c। आपको पता है सर्कल की इक्वेशन होती है ये। तो मैं 2g से कंपेयर करता हूं, -10 को, g हो गया -5 और 2fy है नहीं तो सेंटर हो गया, क्या होता है, -g और -f, तो सेंटर हो गया 5 और 0। ठीक है, और यहां से अगर मैं रेडियस निकालता हूं तो रेडियस जो होती है वो क्या होती है, g² + f² - c। तो g कितना है, -5 का स्क्वायर 25, f है नहीं, और c क्या है, -16 हो गया, c है यहाँ पर 16, तो 25 - 16 9, रेडियस कितनी आ गई 3। देखो सेकंड डिग्री इक्वेशन से कंपैरिजन से 2g - 10 g - 5 2fy, y की टर्म नहीं है 2fy की, तो सेंटर हो गए 5 0, रेडियस का फार्मूला g² + f² - c, वैल्यू पुट करने पर 3। अब सेंटर एक तो ये है और एक है 5 0, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से 5 - 0 का स्क्वायर + 0 - 0 का स्क्वायर इज लेस देन, एक की रेडियस है 3 और एक की r। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा 5 r + 3, तो जो r का मान होगा वो 2 से बड़ा होगा, r का मान क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। जो ऑप्शन आपका हो सकता है डी। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, डी। तो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट, जो मेन रूल होता है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सम ऑफ रेडियस। तो यहां से मैंने सेंटर फाइंड आउट किया, रेडियस फाइंड आउट की, इसके सेंटर 0 0, रेडियस r, वैल्यू पुट करने पर r ग्रेटर देन क्या आती है 2, क्या आती है r ग्रेटर देन 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो मैं यहां पर जब पुट करूंगा x की 7 को t, तो क्या होगा 7x की 6 dx dt। कैसे भाई, जब मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करता हूँ बोथ साइड, आप पढ़ चुके हैं +1 +2 क्लास में ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिएगा 7x की 6, तो मैं क्या करता हूँ x की 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x की 6 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, और 7 से गुणा और 7 से भाग कर देता हूँ। तो इस प्रकार से जो i हमारा बनता है वो क्या बनता है, dt/t × t+1। और इस फॉर्मेशन को आप सभी को पता होगा, क्या लिख सकते हैं, आप सभी को जैसा कि पता है इस फॉर्मेशन को हम लिख सकते हैं 1/t - 1/t+1 dt। क्या, कैसे इसको हम तोड़ सकते हैं इस प्रकार से। तो 1/7 तो किस में है, मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है। तो जो हमारा होगा वो क्या होगा, dt/t लोगरिथम t माइनस लोगरिथम t+1। अब देखो 1/7 लोगरिथम m-1, m का रूल अप्लाई होगा, तो क्या होगा t/t+1। t की वैल्यू आप वापिस पुट करेंगे तो 1/7 लोगरिथम x/t की वैल्यू क्या ली थी हमने, x की 7 ली थी,
क्या ली थी भाई, x की 7। तो एक बार फिर से चेक करते हैं यहाँ पर t प्लस 1 माइनस टी, तो 1 dt 1/t ये हो गया भाई, और t की वैल्यू x की 7 बटे x की 7 प्लस 1। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है। देखो x की 7 को जब t पुट करता हूं तो dt बन जाता 7x की 6 dx। तो पहले मैंने यहाँ पर x की 6 से गुणा x की 6 से भाग किया, 7 से गुणा 7 से भाग, ये तो होगा dt, ये होगा t और t प्लस 1 इंटू 1/7। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया अलग अलग, dt बाई टी लोगरिथम t, लोगरिथम लोगरिथम m माइनस लोगरिथम n लोगरिथम m बाई n। वैल्यू वापसी पुट कर दी। शायद जो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट 13 से जो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कहा गया है कि हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है उस ट्रायंगल का जो एक सर्कल के अंदर बनेगी, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। तो हमें पता है फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल inscribed in a circle, inscribed in a circle, किसी भी सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल हो जिसका एरिया मैक्सिमम हो इन ए सर्कल, मस्ट बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल क्या होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल होगी। तो अब हमें पता है कि जो रेडियस होती है, रेडियस क्या होती है, रेडियस ऑफ इन सर्कल वो क्या होती है, साइड बाई √3। तो जो रेडियस दी गई है वो a है, तो जो साइड होगी ट्रायंगल की वो क्या होगी, a√3। क्या होगी, a√3। अब देखो जो एरिया होगा, क्या होगा एरिया, एरिया जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या होगा। देखो एरिया हमें पता है क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, a स्क्वायर और √3/4। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं 3√3 a स्क्वायर/4, जो शायद आपका ऑप्शन हो सकता है ए या बी, जो भी आप चेक कर लेना। तो मैं आपको बता दूं फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, किसी भी सर्कल के अंदर जो मैक्सिमम एरिया वाली ट्रायंगल बनेगी वो क्या होगी, ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या आती है, साइड बाय √3। यहां से साइड आ गई, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। वैल्यू पुट करने पर हमारा आंसर आ गया 3√3 a स्क्वायर/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉक टेस्ट 13 से, वो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम बेसिकली हमारा जो मेथड है पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा उससे करेंगे। तो जब मैं यहाँ पर थीटा को 0 डिग्री मानता हूँ, क्या मानता हूँ, 0 डिग्री, तो ये हमारी टर्म जो आती है वो क्या आएगी, x cos 0 डिग्री प्लस y sin 0 डिग्री इज इक्वल टू z। x cos 0 1, y इंटू साइन 0 1, तो हमारा रिजल्ट आ गया x बराबर है z। अब देखो जब मैं यहां पे रखता हूं क्वेश्चन में x sin 0 0 घटा y cos 0 1, तो x 0 0, y इंटू 1 y, तो y स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। और अब जो हमारा गिवन कंडीशन में क्या था, x बराबर z, x बराबर z को रखने पर ऑप्शन ए से क्या आता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, वाई स्क्वायर आता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। जब मैंने थीटा को 0 डिग्री पुट किया तो गिवन कंडीशन से हमें पता चला कि x बराबर z है, और क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना था उसमें 0 डिग्री पुट किया तो हमारा आंसर आता है y स्क्वायर।
और गिवन कंडीशन को ऑप्शन में चेक करता हूं तो ऑप्शन ए क्या देता है वाई स्क्वायर, न तो बी देगा न सी ऑप्शन देगा वाई स्क्वायर और न ही डी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के लिए डायरेक्शन दी गई है। एक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0। उसका एक रूट दिया गया है -2 और दूसरा रूट है बीटा। तो क्या कहता है कि उसका दूसरा रूट एल्फा जो होगा, यहां पर हमें क्या निकालना है, एल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और एक और इक्वेशन दी गई है। तो दूसरी इक्वेशन से क्या कहता है कि बीटा 2 और 2m आर इन जीपी देन बीटा रूट m क्या होंगे। तो देखो पुट करता हूं मैं x इज इक्वल टू -2, क्योंकि -2 इसका रूट है। तो 2 गुणा में -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 गुणा में -2 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0 माइनस एल्फा साइड ले जाते हैं तो प्लस एल्फा 8 माइनस 6 2 क्या आ जाता है एल्फा। तो एक बार फिर से चेक करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8 माइनस 6 माइनस एल्फा एल्फा आ जाता है 2। क्या आ जाता है भाई, एल्फा की वैल्यू 2। ठीक है, तो शायद जो हमारा ऑप्शन होगा एल्फा बराबर है 2, वो ऑप्शन कितना होना चाहिए, ए या बी या सी डी जो भी है। अब देखो जो ये हमारी इक्वेशन है वो क्या बन जाती है, 2x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर है 0। जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो सम ऑफ रूट्स होने चाहिए -4x², सम ऑफ रूट 3x और गुणा -4x²। तो 4x माइनस x माइनस 2 बराबर है 0। 2x को कॉमन लेने पर x प्लस 2, -1 को कॉमन लेने पर x प्लस 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1/2 और -2। ठीक है, तो बीटा क्लियर हो गया भाई, 1/2 जो इस इक्वेशन का दूसरा रूट था। बीटा कितना हो गया, 1/2। अब यहां से मैं इस इक्वेशन को जब सोल्व करूंगा तो इसकी जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, m और 2m। इसी प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो m और 2m होगी। क्या होगी, m और 2m। अब क्या कहता है कि बीटा कितना है, 1/2। 2 और 2m आर इन किसमें है, जीपी में। किसमें है, जीपी में। तो इन जीपी हमें पता है कि जीपी की क्या कंडीशन होती है। जीपी की कंडीशन होती है 2 का स्क्वायर जो बीच वाली टर्म है, चाहे यहाँ को सिंपल बता देता हूँ, रेशियो 2/1/2, सेकंड और फर्स्ट टर्म का रेशियो, थर्ड और सेकंड टर्म का रेशियो। तो 4 इज इक्वल टू m। m क्या आ जाता है, 4। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, बीटा रूट m। बीटा कितना है भाई, 1/2 रूट m 4, m क्या है 4 और 4 का रूट 2, तो 2 से 2 कैंसिल होने पर 1। फिर से बताता हूं, अल्फा को पुट किया, -2 को पुट किया x तो अल्फा आ गया 2। अल्फा को पुट करने पर इक्वेशन फॉर्मेशन ये होगी, फैक्टराइजेशन मेथड से बीटा की वैल्यू 1/2 जो सेकंड रूट है, यहां से फैक्टराइजेशन करेंगे m और 2m। अब कहता है 1/2 2 और 2m, बीटा 2 और 2m आर इन जीपी। जीपी में क्या होता है, सेकंड टर्म का रेशियो फर्स्ट टर्म के साथ, थर्ड टर्म का रेशियो फर्स्ट सेकंड टर्म के साथ बराबर होगा। m की वैल्यू 4, यहाँ पे बीटा की 1/2 m की 4 पुट करने पर हमारा आंसर आ गया 1। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का आंसर हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 200 प्लस ओमेगा की पावर
300। तो आपने ओमेगा पढ़ा होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ओमेगा की 3 हमें पता है क्या होता है 1, तो इसको मैं लिखता हूं 3 के मल्टीपल में 33, ठीक है, गुणा में ओमेगा प्लस ओमेगा की सिंपली लिख लेता हूं वही 3 का मल्टीपल 99 गुणा में ओमेगा प्लस 3 का मल्टीपल कितना लिखता हूं 3 छिके 18 और 3 छिके 18 198 और ओमेगा की 2 प्लस ओमेगा की 300 तो हो गए मल्टीपल। तो ओमेगा का 3 का मल्टीपल होता क्या होता है 1, क्योंकि ओमेगा की 3 है बताया मैंने, मल्टीपल 3 हो तो 1 होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया प्लस 1 बन गया, और ये हमें पता है रिजल्ट क्या होता है 0। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 जो मल्टीपल होगा 3 पावर मल्टीपल होगा वो 1, और उसके बाद ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा 0। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है। अगला क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट बताना है। किसकी इक्वेशन बतानी है? राइट बाइसेक्टर। तो देखो क्या कहता है कि एक लाइन है ए और बी, उसके पॉइंट है एक और एक, और बी है 2 3 ज्वाइन होती है लाइन। तो इसका जो राइट बाइसेक्टर होगा सी, तो राइट बाइसेक्टर के लिए मिड पॉइंट निकालता हूं। मिड पॉइंट क्या होगा 2 और 1 3/2, 3 और 1 6/2 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला x प्लस x1 प्लस x2/2, ठीक है। कैसे निकाला 1 प्लस 2/2 3/2। तो इस प्रकार से हमने मिड पॉइंट निकाले। तो राइट बाइसेक्टर कौन हो गया पीसी। तो इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर क्या होगी, जो इस पॉइंट को स्पेसिफाइड करती हो। तो ऑप्शन ए देखते हैं 2 × 3/2 प्लस 4 × 2 माइनस 11, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं आएगा, शायद आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 + 8 - 11 0 बराबर है 0। तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। जो भी इक्वेशन होगी वो मिड पॉइंट को स्पेसिफाइड करेगी, वही इक्वेशन राइट बाइसेक्टर की होगी। ये भी स्पेसिफाई नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी। तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। जितनी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है या इक्वेशन ऑफ सर्कल है पासिंग पॉइंट दे रखा हो, तो मोस्टली में ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन ए आया था, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बताना है। तो एसेंट्रिसिटी दी गई है 3/√5। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला होता है a² + b² a = 3/√5। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, a² + b² a² बराबर है 3/9/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5a² + 5b² बराबर है 9a², 5b² बराबर है 4a²। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं भाई, एसेंट्रिसिटी का रूल यूज किया तो इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब लेटेस्ट रिक्टम दिया गया है 8, क्या होता है 2b² a बराबर है 8, और b² बराबर क्या आएगा यहां से 4a, 2 चौके 8। इक्वेशन सेकंड, यूज फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करते हैं। तो मैं वहां पर b² की जगह रखता हूं 4a² बराबर है 20a, a से a कैंसिल, 4a बराबर है 20, a बराबर है 5। 0 भी हो सकता है वैसे तो, ठीक है। a को यहां पर रखेंगे तो b² कितना आएगा 20। इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है x² / a² - y² / b² बराबर है a। तो a² कितना आएगा 25, b² कितना आएगा 20। आप चेक कर सकते हैं। एक तो एसेंट्रिसिटी का रूल यूज किया, एक लेटेस्ट रिक्टम का, दो इक्वेशन आ गई, दोनों सोल्व की, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की, और इक्वेशन के लिए हमने पुट कर दी। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर हो गया x² / 25 घटा y² / 20 बराबर है 1, जो शायद ऑप्शन ए हो सकता है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन क्या होगा ए। जो मेन जो पॉइंट है वो एक तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए,
एक आपको लेटेस्ट रिक्टम का पता होना चाहिए, दोनों का यूज करने पर इक्वेशन बनी, सोल्व किया, उसके बाद इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो रूल होता है x² बाई a² माइनस y² बाई b² पुट किए। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है कि एक इलिप्स दी गई है, इलिप्स उसकी इक्वेशन है 9x² प्लस 16y² बराबर है 124। दोनों तरफ जब मैं 144 से भाग दूंगा तो हमारी इक्वेशन की फॉर्मेशन होगी ये। ठीक है, एंड लाइन जो दी गई है वो क्या है 3x प्लस 4y बराबर है 12। जब इसको डिवाइड करूंगा 12 से तो फॉर्मेशन होगी ये। ठीक है, अब देखो सॉरी x एक्सिस और y एक्सिस पर मैं इलिप्स बनाता हूं, तो ये हमारी इलिप्स बन गई। तो एक तो पॉइंट क्या है 4 0, एक पॉइंट क्या है 3 0 0 3। तो क्या कहता है कि इन इंटरसेक्ट से जो कोड बनेगी उसकी लेंथ बतानी है हमें। क्या बतानी है लेंथ। तो AP जो लेंथ होगी वो क्या होगी 4 माइनस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला 4 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 और क्या आ गया 5। तो कोड की जो लेंथ होगी वो 5 यूनिट होगी। देखो दोनों का हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो जो कोड बनती है इंटरसेप्ट से उसकी लेंथ हमने बाय डिस्टेंस फॉर्मूला निकाली, तो कितनी आ गई 5 यूनिट। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी होगा ABCD। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं मॉक टेस्ट 13 से, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है कि कोवेरिएंस दिया गया है बिटवीन x एंड y कितना 30। कितना दिया गया है कोवेरिएंस 30। कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y क्या दिया गया है 30। वेरिएंस ऑफ x कितना है 25, वेरिएंस ऑफ y कितना है 144। हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या बताना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कोवेरिएंस x एंड y अपॉन अंडर द रूट वेरिएंस ऑफ x इनटू वेरिएंस ऑफ y। तो ये 30 अंडर द रूट वेरिएंस ऑफ x 25 वेरिएंस ऑफ y 144, वैल्यू पुट की 30, ये 5 और ये 12, 5 के 30 6 दूनी 12 1/2 हमारा आंसर होगा। मेन जो रिजल्ट है वो ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। 1/2 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास एक बात, तो दूसरी वो परपेंडिकुलर है इसके। तो परपेंडिकुलर जब हो तो हमें पता है कि हम +1 क्लास में करते हैं कि कोफिशिएंट तो चेंज हो जाएंगे और y का जो साइन होगा वो माइनस हो जाएगा और प्लस हम के कांस्टेंट टर्म लेते थे। तो जो फॉर्मेशन होगी वो 4x माइनस 3y क्या था कि इंटरसेप्ट तो चेंज हो जाएंगे y के x के 4 3 और y का साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी डी में से एक है। अब देखो सी डी में से चेक करना हो तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। फर्स्ट को 3 से गुणा किया, सब्ट्रैक्ट किया, y बराबर 2, y को 2 पुट किया, x बराबर क्या आ गया 1। अब जब मैं x को 1 में 2 पुट करता हूं तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन डी से बनता है 4, y को 2 6 प्लस 2 बराबर है 0, 6 माइनस 6 बराबर है 0। तो जो पॉइंट है वो ऑप्शन बी को स्पेसिफाइड करता है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। पहली बात तो कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ परपेंडिकुलर और लाइन, तो वो ये फॉर्मेशन होगी हमारी लाइन की। तो जो सी डी ऑप्शन हो सकता है भी नहीं हो सकते। फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो डी ऑप्शन को स्पेसिफाइड करता है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जो वेक्टर टॉपिक से है। क्या दिया गया है कि उसमें a + b + c 0 दी गई है
मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ए डॉट बी डॉट सी डॉट, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ए की 2, बी की 2, सी की 2 प्लस 2ab प्लस bc 2bc प्लस 2ca, 2 को मैंने कॉमन ले लिया। a का मैग्नीट्यूड 10 तो हो गया 100, b का मैग्नीट्यूड 6 36, c का 14 तो 196, ठीक है। -2 इंटू a डॉट b, b डॉट c डॉट a, साइड में लेगा माइनस हो गया, ठीक है। 100 136 236 और 332 बटे आ गया भाई -2, तो a डॉट b, b डॉट c प्लस c डॉट a का जो आंसर आ गया वो आ गया -116। कितना आ गया? -116। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, तो जो ऑप्शन होगा वो पी ऑप्शन होगा। एक बार फिर से चेक करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, -166 आंसर होगा भाई, ठीक है। तो क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, ए की 2 बी की 2 सी की 2, 2 ए बी 2 बी सी 2 सी, वैल्यू पुट करने पर ये हमारा आंसर आ गया, जो ऑप्शन ए बी सी डी जो भी है। सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो मैं a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी लिखता हूं बराबर है -c, दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, a की 2 b की 2 प्लस 2ab a डॉट b बराबर है c स्क्वायर। a का मैग्नीट्यूड 10 तो 100, b का 6 36, 2ab तो क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा बराबर c का मैग्नीट्यूड कितना है 14, तो 196, कितना हो गया 196। तो देखो आगे करते हैं, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा बराबर कितना होगा भाई 196 136, cos थीटा यहां से क्या होगा 196 36 60 बाई 2, a का मैग्नीट्यूड 10, इसका 6 कैंसिल होने पर 60, 1/2 और जो कितने पर होता है 60 डिग्री। क्या किया, a प्लस बी सी को -c लिखा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वैल्यू पुट की, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 13 से, वो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है, जो हमारा एपी में जो टॉपिक है उससे है। क्या कहता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन एन साइडेड आर इन एपी, किसमें भाई एपी में है, ठीक है। और क्या कहता है कि स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, तो मैं उसको मान लेता हूं ए, कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, क्या होता है भाई n-2 इंटू 180 डिग्री, क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब एपी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ n फ्रॉम n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, वैल्यू पुट की हमने n-2 इंटू 180, ठीक है। दो को उस साइड ले जाते हैं, 240 प्लस 5 n-5, n-2 इंटू 360 हो गया भाई, 2 गुणा में गया। अब देखो 240 में से 5 गया 235 n प्लस 5 n स्क्वायर 360 n माइनस 720, तो 5 n स्क्वायर 720 को इस साइड 360 को इस साइड लेके आता हूं, तो -360
360 में से 235 को माइनस करो, 5 2 1 125 कितना होता है माइनस 125n और प्लस 720। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 25n प्लस 5 एकम 5 और 5 के 20 5 25, 5 एकम 5 5 के 20 5 25। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो सकता है, 500 के 20 ही होगा यहाँ पर, तो क्या हो सकता है इनका मान 16 और 9, बट n इज इक्वल टू 16 नॉट पॉसिबल। क्या होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब हम 16 को यहाँ पर रखेंगे तो या जब मैं A16 निकालूंगा, n क्या आ गया 16, तो जब मैं A16 निकालूंगा तो क्या होगा A प्लस 15 और A कितना है 120, D कितना है 5, 120 प्लस 15 75 और 195 जो नहीं हो सकता, कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 16 तो हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू क्या होगी 9, ओनली वन वैल्यू पॉसिबल है, ओनली वन वैल्यू, ठीक है, जो क्या होगी 9। अब लार्जेस्ट एंगल जो होगा वो A9 होगा, A प्लस 8D, A 120 प्लस 8D 5, 120 प्लस 40 160। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। फिर से बताता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन n माइनस 2 इंटू 180, सम ऑफ एंट्रम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, 16 और n वैल्यू आ गई, 16 नॉट पॉसिबल क्योंकि A16 जो आता है वो 195 और 195 180 या 180 से ज्यादा इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू A की वैल्यू पॉसिबल है 9, A9 आता है 160 जो हमारा लार्जेस्ट एंगल होगा। इस प्रकार से हमारा मॉक टेस्ट जो 13 था एनडीए, इंडियन एयरफोर्स व नेवी या किसी भी टेक्निकल कोर्सेज वाले एग्जाम के लिए, ये बीएसएफ एयर कांस्टेबल या दिल्ली एयर कांस्टेबल के रेडियो ऑपरेटर या वायरलेस ऑपरेटर के जो फॉर्म निकले थे उसके लिए भी यूजफुल है, क्योंकि उसमें सेकंड जो पेपर होता है वो टोटली नॉन मेडिकल वाले बच्चों का होता है, फॉर्म भी नॉन मेडिकल के लिए होता है। तो इसमें हमारे कितने क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन थे। हमने बेसिक्स का भी यूज किया, जहां पॉसिबल हुआ वहां ट्रिक्स का भी यूज किया और रिजल्ट्स का भी यूज किया। देखो जब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं तो 25 क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट 55 से 60 मिनट लगे हैं, मतलब क्या कह सकते हैं 2.5 मिनट पर क्वेश्चन। लेकिन जब आप खुद इसको सोल्व करोगे तो आपको लिखना कम पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन आपके माइंड में ही हो जाती है। तो अप्रोक्सीमेट 40 सेकंड में आपकी पर क्वेश्चन स्पीड आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन तो आपको क्या होते हैं कि याद होते हैं रिजल्ट्स के तौर पर। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बेसिक्स ट्रिक्स व रिजल्ट सभी क्लियर हो जाएंगे, आपको रिजल्ट्स भी याद हो जाएंगे, बेसिक्स भी क्लियर होगा और ट्रिक भी याद होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 14 में। थैंक यू।